प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूं। आज स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखा है जिसका लुब्बे लुबाब यह है कि आपको सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद करने की ज़रूरत नहीं है और उसकी कानूनी वजूहात भी बयान की गई हैं। इसी तरह का एक खत स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से भी लिखा गया है, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से जो खत लिखा गया है उसका कंटेंट क्या है, ज़रा मैं चंद पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूं ताकि हमें डिस्कशन करने में आसानी रह सके। इस खत में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस निशस्तों के 12 जुलाई के फैसले से जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार जो पहले ही एक जमात में शामिल हो चुके हैं को कई माह के बाद पार्टी बदलने की इजाज़त दी गई है। इस फैसले पर एतराज़ उठाया गया। फिर इस खत में लिखा गया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के तहत किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को अब पार्टी बदलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरामीम के बाद सुप्रीम कोर्ट का मखसूस निशस्तों के हवाले से फैसला अमल दरामद के काबिल नहीं रहा। यह कहा गया है कि अब चूंकि फैसला आ गया है, तरमीम हो गई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर अमल दरामद की जरूरत नहीं है। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट को सुप्रीम कोर्ट फैसले पर फौकियत हासिल है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि पार्लियामेंट की जानिब से बनाए गए कवानीन का एहतराम करते हुए जमहूरियत और पार्लिमानी बालादस्ती के उसूलों को बरकरार रखे। ये खत स्पीकर साहब की तरफ से इलेक्शन कमीशन को लिखा गया है। सवाल ये पैदा हो गया है कि क्या अब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद नहीं करेगा या कानूनी तौर पर अब वो पाबंद नहीं है? स्पीकर के खत को वो फौकियत देगा इलेक्शन कमीशन, या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के खत और फिर अभी जो हाल ही में हफ्ते को जो वजाहत जारी हुई है उसको फौकियत देगा? फौकियत किसको हासिल है? फिर जो नुक्ता स्पीकर साहब ने उठाया है कि जो आईनी जो कानून साजी कर दी गई है वो कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौकियत रखती है, तो क्या वाकई ऐसा है, फौकियत रखती है या नहीं रखती है? इन तमाम पहलुओं पर बात करने की आज ज़रूरत है। और फिर जो आईनी तरमीम का मामला है उस पर अभी भी डिबेट हो रही है, इंकशाफात हो रहे हैं। कामरान मुर्तज़ा साहब ने रात एक प्रोग्राम में जो इंकशाफात किए हैं कि बिलावल साहब ने कहा कि हम जो है वो क्या करें, मजबूरी है, या आईनी तरमीम करनी पड़ेगी बावजूद इसके कि वो कुछ चीज़ों से इत्तफाक नहीं कर रहे। तो ये एक नया पेंडोरा बॉक्स कामरान मुर्तज़ा साहब ने इस इंकशाफ के बाद खोला है, इस पर भी बात करेंगे। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है। तारिक महमूद जहांगीरी साहब को तब्दील करने का जो फैसला इलेक्शन कमीशन का, उसको कलअदम तो करार दिया है, लेकिन साथ ही साथ दोबारा इलेक्शन कमीशन के पास वापस भेज दिया है। अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मेहर बानो कुरैशी साहबा मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया मेहर साहबा, खुशामदीद। मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। और हमें यासीन आज़ाद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर कानूनदान हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले चांडियो साहब, ये जो आज ख़त लिखा गया है, इस खत में तो कह दिया गया है कि इलेक्शन कमीशन को ज़रूरत नहीं है अब इस पर अमल दरामद करने की, क्योंकि बज़ाहिर ये लगता है कि स्पीकर साहब या हुकूमत या स्पीकर नेशनल असम्बली बेसिकली वो इस जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई को, उसको आईन और कानून के मुताबिक नहीं समझ रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं जो एतराफ़ करता हूँ वो ये है कि ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों की कि वो सियासत नहीं कर रहे, वो सियासी काम नहीं कर रहे, वो सियासी जदोजहद नहीं कर रहे, वो हकीकी जमहूरियत के वास्ते नहीं कर रहे। इस सारे मामले में अवाम कहाँ है, अवाम का अपना किरदार कहाँ है, सियासी पार्टियों का किरदार कहाँ है, वो तो कहीं नज़र नहीं आता। बस हाँ, इदारों के साथ साथ सियासत चल रही है, इदारों की छाँव में सियासत चल रही है। तमाम पार्टियाँ, बिलावल साहब ने तो बड़ा अच्छा वाज़ेह आपको बयान दे दिया कि हम क्या करें, ना भी चाहते हुए भी कर रहे हैं। ये तो छोटा जवाब नहीं है, ये बहुत बड़ा जवाब है और आम लीडर ने नहीं दिया है। बिलावल चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने जो बयान दिया है, कितना बड़ा बहरान है, कितनी बड़ी मजबूरियां हैं। सियासी पार्टियों की आदत गौर तो करें, ऐसे तो जमहूरियत नहीं होती। इदारों की छाँव में चलना है, इदारों की गाइडलाइन पे चल रहा है, फिर पार्टियां काय की? माजी ने तो हमने देखा पार्टियां इदारों को चलाती हैं। मगर चांडियो साहब, ऐसी क्या मजबूरी है पार्टियों की कि उन्हें हर हाल में सरे तस्लीम खम करना ही है? मेरे ख्याल में मैं कह तो रहा हूँ, मेरा कहना वही है जो आप पूछ रहे हैं। मैंने आपसे पहले कह दिया कि ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि हम इदारों को नहीं चला रहे, हम इदारों को देख के चल रहे हैं, हम उनकी आंखों को देख रहे हैं, उनके अहकामात को देख रहे हैं। ये बदकिस्मती है पाकिस्तान की जमहूरियत की।
पाकिस्तान के सियासी पार्टियों के लिए मैं बार बार कहता हूँ। आज भी आपकी वजह के सामने एक जुमला कह रहा हूं, जो मैं हर बार कहता हूं, कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को जरा हौसला पकड़ना चाहिए। पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को जरा अपने पांव मजबूत करने चाहिए, खालिस सियासी काम करना चाहिए। पाकिस्तान के सियासतदानों को पाकिस्तान की हाकिमियत मक्का पे नहीं लेनी चाहिए। मालिकाना हुकूक जो हमने इख्तियारात लिए उसका नतीजा यही निकला है। सही है। अब जो कहा जाएगा वो मानेंगे, कुछ मुख्तलिफ तरीकों से मानेंगे, कुछ जवाब पैदा करेंगे, ये था वो था। लेकिन हकीकत ये है कि सियासी पार्टियां खुद फैसले नहीं कर रही, सियासी पार्टियां खुद काम नहीं कर रही। सही है। सियासी पार्टियां पाकिस्तान की सही है, सियासी पार्टियां खुद फैसला नहीं कर रही। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने, सर चांडियो साहब, जो आप कह रहे हैं कि सियासी पार्टियां खुद फैसला नहीं कर रही, मगर राना सनाउल्लाह साहब तो कह रहे हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है कि जो कुछ हुआ है ये मियां नवाज शरीफ साहब की अप्रूवल के बगैर हुआ हो। ये मुमकिन ही नहीं है कि PMLN कोई फैसला कर रही हो और नवाज शरीफ साहब से अप्रूवल ना ली गई हो। इसका मतलब यह है कि जो आजकल हम बयानियां सुन रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब भी आईनी तरमीम के हक में नहीं थे, इसकी तो नफी कर दी राना सनाउल्लाह साहब ने। अब जरा मैं वापस उसी पर आ जाता हूं जो खत लिखा गया स्पीकर कौमी असेंबली की तरफ से इलेक्शन कमीशन को। और मेहर बानो साहबा, जरा आपकी राय। अब वो ये कहते हैं कि जी चूंकि एक कानून साजी हो गई है 12 जुलाई के फैसले के बाद, और कानून साजी पार्लियामान जो करती है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौकियत रखती है, ये इंटरप्रिटेशन की गई है स्पीकर साहब की तरफ से। आपके ख्याल में अब इलेक्शन कमीशन इस पर फैसला करने का पाबंद नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखिए इसमें दो पहलू हैं। सबसे पहले तो अगर हम इसको सिर्फ देखें कि क्या पार्लियामान जो कानून साजी करती है वो फौकियत रखती है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे, तो उसमें दो पहलू हैं। एक है कि क्या वो ऐसी कानून साजी कर रही है जो आइन की जो बुनियादी उसकी स्पिरिट है, उसकी रूह है, उसके खिलाफ तो नहीं है। अगर तो नहीं है, उसके बाद फिर ये देखना है कि जो कानून साजी की गई है क्या वो फैसले के बाद की गई है, उस फैसले के नफी करने में क्या उसमें बदनीयती शामिल है। क्योंकि अगर आप कानून साजी एक फैसले को रोकने के लिए करते हैं तो वहां पे फौकियत हासिल नहीं है उस कानून साजी को, क्योंकि वो कानून साजी ही बदनीयती पे मबनी है। तो जो फैसला आया वो पहले आया। सबसे पहले तो आपको अमल दरामद करनी होगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। उसके बाद जब हम देखते हैं कि वो फैसला किस बुनियाद पर आया, उस फैसले का जो एक सबसे जरूरी नुक्ता था वो ये था कि इलेक्शन से पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसकी गलत तशरीह की गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जिसकी वजह से एक खराबी पैदा हुई। उसको हमने दुरुस्त करना है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि एक गलती की गई हो इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्योंकि उन्होंने गलत तशरीह की, उसके बाद हम उस गलती को लेकर ही चले। और क्योंकि हम तस्लीम नहीं करना चाहते कि ये फैसला क्योंकि हमारे हक में नहीं है, तो अब हम उस पे ऊपर कानून साजी भी करते हैं। नहीं, लेकिन उसमें देखिए ना जो खत में लिखा गया है मेहर बानो साहब, उसमें कहा गया है कि कई माह के बाद कुछ लोगों को पार्टी बदलने की इजाजत दी गई है, जो कि मुमकिन नहीं है कि इतने महीनों के बाद कैसे कोई MNA जो है वो अपनी पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में जा सकता है। जी, आई अंडरस्टैंड। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हवाला दिया था उस अनयूजुअल सर्कमस्टांस का कि जिसकी वजह से ये नुक्स जो है हमारे पूरे जमहूरी अमल में जो एक नुक्स पैदा हुआ वो उसी गलत तशरीह का वो हवाला दे रहे हैं। तो देखें ना, हम असल में पिछले 1.5 साल में इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है और जो खिलवाड़ हम अपने आइन के साथ और हम अपने आला अदलिया के फैसलों के साथ कर रहे हैं, उससे हम मजीद मुश्किलात का सामना करते जा रहे हैं और अपने लिए मुश्किलात बढ़ाते जा रहे हैं। मसला सिर्फ ये है कि हम अपनी सिमत जो है वो दुरुस्त नहीं करना चाहते, क्योंकि इस वक्त जो आपकी हुकूमत बैठी है वो जालसाजी के तहत बैठी है, वो ये भी जानते हैं। तो अगर वो तस्लीम कर ले तो उन्हीं की जो अपनी साख है कि उनकी जो हुकूमत है उसको खतरा लाहक है। इसीलिए अब हम हर किस्म का अहमकाना फैसला करेंगे जो हमें
अपने दिल में पता है कि ये गैर आईनी है, ये गैर कानूनी है। आप इस कानून साजी को देख लें जो आपके सामने अब 26वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई जा रही है। इस वक्त इस मुल्क में आपको कोई कानूनदान मतलब कोई वकील ऐसा नहीं मिलेगा जो इसके हक में बात करे। आज आपने देखा कि जो सारे वकला इकट्ठे हुए हैं उनके क्या तासुरात थे। इससे तो ये अब वाज़ेह हो गया ना कि आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पसंद नहीं आ रहे, इसलिए आप अमेंडमेंट करने जा रहे हैं आइन में कि आप उसके ऊपर एक और अदालत बनाएं जो कि आपके ताबे हो, सही, जिसको आप चूज करें। तो अब आप किस तरह कह सकते हैं कि इसमें बदनीयती नहीं शामिल है? ठीक है, बिल्कुल सही है। चलें इस पे तो हम आगे बात करते हैं, लेकिन यासीन आज़ाद साहब से पहले मैं जरा कानूनी नुक्ता इस पे ले लूं। यासीन आज़ाद साहब, ये बताइए कि अगर इलेक्शन कमीशन के सामने दो चीज़ें हैं, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और एक स्पीकर साहब का खत है जिसमें वो एक एक्ट में तरमीम का हवाला दे रहे हैं, आप अगर इलेक्शन कमीशन के सामने ये दो चीज़ें हों और ये दोनों मुतसादिम हों तो वो किसको फौकियत देगा इलेक्शन कमीशन? देखें, स्पीकर देने से इनकार कर दे सकता है। इस तरह अमीन गंडापुर ने देने से इनकार कर दिया था कोर्ट के डिसीजन के बावजूद कि मैं असेंबली के मेंबरों को देने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो क्या आप स्पीकर के खिलाफ कोई कार्रवाई करना के मजाज हैं क्या? क्या स्पीकर को आइन के तहत इम्यूनिटी हासिल नहीं है क्या? सवाल ये जिस तरह की जा रही है, बात यह है कि मेरी जिंदगी में जब मैंने ये देखा कि रिजर्व सीटों का जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो क्या रिजर्व सीटें हासिल करने के लिए पीटीआई बहैसियत जमात के उस केस के अंदर पार्टी थी? और अगर पार्टी नहीं थी तो इसके बावजूद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक 39 के करीब नशिस्तें आपको मिली सिर्फ इस ग्राउंड पे कि ये पीटीआई के हमाद याफ्ता लोग थे। तो वो तो इलेक्शन कमीशन ने आपको सीटें दे दी। 41 मतलब एक झगड़ा ये आया कि वो ये लोग हैं जो इनको पीटीआई की कोई सपोर्ट हासिल नहीं थी, ज्यादा ये सीटें नहीं मिलती। तो कानून ये कहता है कि जब कोई आजाद उम्मीदवार इलेक्शन जीत जाएगा तो 3 दिन के अंदर अंदर किसी सियासी जमात में जाएगा। ठीक, तो वो 41 आदमी 3 दिन के अंदर अंदर सुन्नी इताअत के अंदर चले गए। आप मुझे बता दें कि आइन में जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का फिट दिया कि आप सुन्नी इताअत को छोड़ें और जब पीटीआई में चले जाएं 15 दिन के अंदर चले जाएं, और साथ में ये भी कर पावर दी कि आप चेक करें कि पीटीआई के अंदर साइड बनता है या नहीं बनता। सर क्या होगा अगर आज दिन तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया और जारी किया गया जजेस की तरफ से कि ये सीटें आप पीटीआई से उनको दे दें। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत की कि ये जो फैसला हफ्ते के दिन आया हुक्मनामा, ये वेबसाइट पे हमने देखा, लेकिन जो तरीकाकार सुप्रीम कोर्ट का है कि फैसले के लिए पहले लिस्ट वहां जाती है और फिर वो लिस्ट बनती है और फिर कोर्ट अनाउंस करता है, वो केस तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीएमए लगी ही नहीं है, तो आपने हुक्मनामा कैसे जारी कर दिया? तो ये जो चीजें जो आपके मतलब की हैं, आप कहते हैं जी बड़ा जुल्म हो गया। अभी हमारी काबिल एहतराम मोहतरमा कह रही थी कि देखें हमारे साथ जुल्म हो गया, ये हुक्म नाजायज है। तो 2018 में आज की हुकूमत कह रही थी कि आप जायज है, तो उस वक्त आप कह रहे थे। दो सवाल है मेरे यासीन साहब। एक पहला सवाल उसमें से ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के 13 में से 11 जजेस को ये रियलाइज हो जाए 4 महीने के बाद कि भाई हमारे फैसले की गलत तशरीह इलेक्शन कमीशन ने की, इंटरप्रिटेशन ही गलत थी और उसके नतीजे में उठाया जाने वाला कदम ही गलत था, इन लोगों को दूसरी पार्टीज में जाने के लिए 3 दिन का मौका देना यही गलत था, ये तो थे ही पीटीआई के लोग, तो आपके ख्याल में सर उसकी इस्लाह का कोई रास्ता 4-5 महीने के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है या नहीं है, या फिर चूंकि इतना वक्त गुजर गया है वो अपनी उस फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन को ठीक करवा ही नहीं सकते? देखिए, आपको याद होगा कि पहले उमर अत्याल बदयाल साहब ने दिया था और बाद में उन्होंने कहा कि मैंने फैसला गलत दिया था, उन्होंने इस बात का इतराफ किया और अपने जजमेंट के अंदर अपने पहले वाले फैसले को उन्होंने खत्म कर दिया। अब जो 13 जजेस में से 2 जजों ने अपना इख्तिलाफी नोट लिखा, वो आपने अगर पढ़ा हो जी कि उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। उन्होंने तो साफ कहा कि 8 जजेस का जो फैसला है, वो मैं नहीं कह रहा, वो 2 जगह सुप्रीम के कह रहे हैं कि 8 जजों का जो फैसला है उसके मुताबिक आइन के फैसला आर्टिकल मतलब से सबर किया जाएंगे जी। लिहाजा कोई ऐसा जजमेंट जो गलत है
वो किसी आईनी इदारे पर बाइंड नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट के 2 जज कह रहे हैं, उस पर किसी ने कोई कमेंट नहीं किया। अब 8 साहिबान का ये तल्लक मेरा अपना ये है कि जब आपने सुन्नी इताअत की पिटीशन को सुना और छुट्टियों में बैठ के 1 महीने के अंदर अंदर आपने फैसला किया, और उसके बाद पीपल पार्टी ने, मौलाना फजलुर रहमान की जमात ने, मुस्लिम लीग ने रिव्यू पिटीशन फाइल की और आए दिन तक डिटेल ऑर्डर नहीं आया, तो उस वक्त पॉइंट ये आया कि क्या रिव्यू पिटीशन हमें छुट्टियों में सुननी चाहिए या नहीं सुननी चाहिए। जैसे फैज इस्सा का कहना यह था कि रिव्यू पिटीशन भी आईनी पिटीशन है, हमें अपनी छुट्टियां खत्म करके जिस तरह सुन्नी इताअत की पिटीशन सुनी है हमें सुनना चाहिए। लेकिन कानून चेंज होने की वजह से चीफ जस्टिस के इख्तियारात 3 हिस्सों में तकसीम हो गए, 2 जज एक तरफ हो गए, चीफ जस्टिस अकेला रह गया। ठीक है। पर आज दिन तक आपका इलेक्शन जो रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है उनको आप चलाने के लिए तैयार नहीं है। सर उसको चलाने का एक रास्ता आज निकाला गया ना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया गया है। खबरें ये आ रही हैं कि मुकदमात को मुकर्रर करने का जो चीफ जस्टिस का इख्तियार है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के जरिए थ्रू इनको मिला था, उसमें अब तरमीम लाई जा रही है और चीफ जस्टिस के इख्तियारात को बढ़ाया जा रहा है ताकि वो मुकर्रर कर सकें। इस पर भी मैं आपकी सर मैं अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी इस पर राय जानना चाहता हूँ, मगर एक मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ। एक नुकता और भी है जो अभी यासीन आज़ाद साहब ने कहा कि स्पीकर को इम्यूनिटी हासिल है, स्पीकर के पास इख्तियार है, स्पीकर को चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें याद है कि 9 अप्रैल 2022 को उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने एक रूलिंग दी थी, उसी रात सुप्रीम कोर्ट ने उसको उड़ा दिया था, सख्त फैसला जारी किया था और उस स्पीकर की रूलिंग के बावजूद एक हुकूमत चली गई थी। तो स्पीकर को कितनी इम्यूनिटी या कितना इख्तियार हासिल है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो बहरहाल उस वक्त मुकद्दम हुआ था। इस पर भी मैं राय लूंगा चांडियो साहब की भी और बाकी मेहमानों की भी। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। 3-4 चीज़ें भी डिस्कस हुई हैं। एक तो स्पीकर साहब का ख़त जिस पर हम बात कर रहे थे कि ये लिखा है और अब क्या होगा, इलेक्शन कमीशन को एक क्या जवाब मिल गया है कि इलेक्शन कमीशन अब चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अमलदरामद ना करे, और क्या ये मामला दोबारा कोर्ट के पास जाएगा। चीज़ें काफ़ी उलझी हुई महसूस हो रही हैं। चांडियो साहब, ये आईनी और कानूनी तौर पर भी चीज़ें उलझती नज़र आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मामला उलझन का शिकार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक फैसला आया, इलेक्शन कमीशन को वापस भेजा गया, कहा गया कि आपका फैसला वो दुरुस्त नहीं था, दोबारा फैसला करें। इलेक्शन कमीशन कई मामलों में खुद कंफ्यूजन का शिकार है, सुप्रीम कोर्ट से वजाहत मांग रहा है, वजाहत आ गई है, लेकिन बार बार ब्रीफिंग्स ले रहा है अपनी आईनी टीम से और वजाहत के बाद भी उसको ब्रीफिंग्स लेना पड़ रही हैं, और फिर पॉलिटिकल पार्टीज भी कंफ्यूजन का शिकार हैं। ये हर तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन क्यों है? वही बात है जो मैं अभी भी कह रहा था कि जब सियासी पार्टियां सही तरीके से काम नहीं करें या निजाम सही तरीके से ना चले तो ये बहरान होता है। आप देखें, आज से 4-5 साल पहले, 7 साल पहले कोई अवाम नहीं होता था सुप्रीम कोर्ट के मामले में, ऐसे गलत होते थे, अपील में जाते थे, हुकूमत के मामले में इख्तिलाफ होता था, कभी इस अंदाज से नहीं हुआ, कभी पार्लियामेंट को चैलेंज नहीं किया गया। पार्लियामेंट चैलेंज किया तो पार्लियामेंट में मौजूद मेंबर ने किया और उसको फिक्स भी किया। पूरी दुनिया में जनाब कानून साजी पार्लियामेंट का हक है, जो कानून वो बनाएगी उस पर मुल्क के सारे इदारे अमल दरामद करेंगे, चाहे वो अदलिया हो, चाहे या कोई और मोहतरम मुकर्रम इदारा हो, वो पार्लियामेंट को इज्जत देंगे। लेकिन यहाँ पार्लियामेंट की तब्दील की गई है, पार्लियामेंट को खराब किया गया है, पार्लियामेंट को खिलौना बनाया गया है। पार्लियामेंट की तो कोई अहमियत नहीं रही है। उसमें मैं ये नहीं कहता कि बाहर के लोगों का कसूर है, पार्लियामेंट में मौजूद लोगों ने भी ऐसी गलतियां की हैं, अपने अख्तियारात औरों करवा लेती है, अपना गिरेबाज पार्लियामेंट में सूबेदार और लोगों को दिया है, नतीजा इसलिए खराब हुआ है। अगर हम सब कानून के मुताबिक जो इस हक को तस्लीम करें तो पार्लियामेंट कानून बनाए और उस पर अमल करे, हाँ तब्दील हो सकते हैं। पार्लियामेंट को कोई इल्हामी कोई हुक्म नहीं है, पार्लियामेंट का बहस मुबाहिसा हो सकता है बाकी, लेकिन ये माहौल कभी नहीं था। इसलिए मैं अपनी बहन से माफी मांग कर भी कह रहा हूँ और आपसे भी, इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार खान साहब है। खान साहब के पसंद और नापसंद के जो हुक्मरान विचारों में बैठे, उन्होंने ये सूरत हाल पैदा की। अगर वो अपने फरमाइशी प्रोग्रामों पर अमल दरामद ना करते, जिस अंदाज से कानून के मुताबिक मुल्क चल रहा था,
अगर वैसा चलता रहता तो चुनाव भी हो सकते थे, इख्तिलाफात को ठीक भी किया जा सकता था। लेकिन ये तो यकसर सोचा तब्दील है, इदारे वो है ही नहीं, इदारों का वो अख्तियार नहीं है। आइन बता तो खुद कुछ नहीं रहा, पार्लियामेंट कुछ नहीं रही, कैसे मजाक उड़ाई जाते। कभी आपने सुना तमाम तर इख्तिलाफात के बाद कभी आपने सुना सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर मुजाहरे हुए हो कि ये किसकी वजह से हुए? हजारों लोग जमा हो गए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर। आपने कभी सुना चीफ जस्टिस के बयान, जैसे बंजाल साहब के थे और जब साहब, कभी सुना ऐसे आपने बातें सुनी? आपने हमने खुद अपना गिरेबान दिया हुआ है और इदारों को, वरना पार्लियामेंट बड़ी मोहतरम इदारा है, सही है, पूरी चीजें कबूल करती है, कानून आइन पार्लियामेंट बनाएगी, मुल्क उस पर अमल दरामद करेगा। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ फरमाइशी प्रोग्रामों पे हमारी अदलिया का बेड़ा गर्क कर दिया गया, हमारी पार्लियामेंट का बेड़ा गर्क कर दिया गया। जिस इदारे को मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए था उस पर मुतनाज़ा बयान आए। इस तरह से कभी फौज के सरबराह से मुखातब नहीं किया गया तो किया गया जैसा अब इन चंद सालों में जो हाल हुआ है हमारे इस इदारे का, क्या बचिया है पाकिस्तान। सही है। तो आप समझते हैं कि इस सारे का जिम्मेदार जो है वो इमरान खान है। मेहरबानो साहबा, कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस आर्गूमेंट को आप? मैं समझता हूँ जो तब्दीलियां, मुझे मौका दे दीजिए प्लीज। जी चांदियो साहब, मौका दीजिए जरा। आपने कुछ ऐसी बात की कि माफी चाहती हूँ, मेरी वाकई हंसी छूट गई। देखिए, अगर हम पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान की तारीख को देखा जाए, पाकिस्तान की जमहूरियत की तारीख को देखा जाए, तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ ने तो सिर्फ 3 साल हुकूमत की। बाकी जितने भी जमातें हैं वो अरसे से कभी इक़्तिदार में होती हैं, कभी बाहर होती हैं, कभी डील्स करके आ जाती हैं, फिर डील्स करके बाहर भी चली जाती हैं। और मुझे हैरत इस बात की हो रही है, उस सब के बावजूद हम हर चीज का जो है उस जिम्मेदारी वो खान साहब के कंधों पे डाल देते हैं। शायद आसान है ये करना, क्योंकि शायद फिर अपने गिरेबानों में झांकने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हर चीज आप खान साहब के पलड़े में डाल देते हैं। आज इस वक्त अगर कोई अवाम की जो तासुरात है उसके साथ खड़ा है और जिसके साथ अवाम खड़ी है तो वो इमरान खान है। क्यों? क्योंकि इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो वाहिद जमात है इस वक्त जो अवाम के जज्बात की अक्कासी करती है। इस वक्त अगर आप कहें कि हर नुक्स जो है वो इमरान खान के पलड़े में है, तो फिर आप हकायक से आंखें चुरा रहे हैं। और शायद मुझे समझ भी आती है कि क्यों आप चुराना चाह रहे हैं, क्योंकि कैसे तस्लीम कर लें, ये तो वो जमात है पीपल्स पार्टी की जिसने पाकिस्तान को उसका आइन दिया। ये वो जमात है कि जिसके बानी ने अपनी जान कुर्बान कर दी। भी देखिए ना, वो जमात है, एक खुशी से, मेयर साहब, पीपल्स पार्टी भी खुशी हो बिलावल साहब के बकौल वो खुशी से नहीं कर रहे हैं, ये मजबूरी में कर रहे हैं। बेनजीर, कौन सी मजबूरी? बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद हो गई इस मुल्क की जमहूरियत के लिए, इस मुल्क के लिए, और ये एक अपनी कुर्सी शहीद करने को तैयार नहीं है। ये है इनकी मजबूरी। फॉर्म 47 इनके जाली उसके बिना पर ये बैठे हैं, ये मजबूरी है। मजबूरी ये है कि हम अपनी सीटों से चिपटे बैठे हैं, उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। इस वक्त पाकिस्तान की सियासी जमातों की और कोई मजबूरी नहीं है, वो मजबूरी है इक़्तिदार से मोहब्बत। अगर वो इक़्तिदार की साइड पर रखते और अवाम आइन मुल्क की मोहब्बत को अव्वल करें तो कोई मजबूरी नहीं नजर आएगी उन्हें। वो सही फैसला करेंगे, वो आईने पाकिस्तान का दिफा करेंगे कि जिस तरह लोग तवक्को करते हैं कि की जाए। लोगों के, आपने सुना कामरान मुर्तजा साहब की जो उन्होंने गुफ्तगू की, आर्टिकल 8 जो आप बुनियादी हकूक पाकिस्तान की अवाम का जिसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, उसके ऊपर भी वो समझौता करने को तैयार है। ऐसी कौन सी मजबूरी है मेरे भाई? कौन सी मजबूरी है? आपके घर का पानी बंद हो जाएगा, आपका खाना बंद हो जाएगा, क्या मजबूरी है? एक सीट चली जाएगी ना, इक़्तिदार चला जाएगा ना, तो जाने दीजिए। हमने भी तो कुर्बान किया, हम घुटने टेक देते 2022 में, मगर हम मसला ये ना, जो हमसे चाहते थे, आपने भी इक़्तिदार कुर्बान किया,
अगर नून लीग भी कुर्बान कर दे और पीपल्स पार्टी भी कुर्बान कर दे, सारे कुर्बान कर देंगे, तो फिर सियासी कुव्वतें अगर हुकूमत नहीं करेंगी तो फिर कौन इक़्तिदार में आ जाएगा? नहीं, तो सियासी कुव्वतें ही हुकूमत करेंगी, फिर तो राज ही होएगा सियासी कुव्वतों का। अगर सब सियासी कुव्वतें जो है कामरान मुर्तज़ा साहब के बयान कुर्बान कर आपने कामरान मुर्तज़ा साहब के जिस बयान की बात की है, मैं उस पर आना चाहता हूं, लेकिन पहले यासीन आज़ाद साहब से जरा दो चीज़ों पर मैं उनकी राय मालूम कर लूं, फिर आगे बढ़ते हैं। यासीन आज़ाद साहब, एक तो ये जो मैंने अभी स्पीकर साहब की आपने बात की थी, आपने कहा कि स्पीकर कम्युनिटी है वो उनकी बात को या उनके ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारे पास रिसेंट पास्ट में एक कासिम सूरी साहब की रूलिंग को चैलेंज करना, उसके एडवर्स डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आना और उसका उसी रात को इंप्लीमेंट हो रहा और हुकूमत का चला जाना, ये इतनी बड़ी मिसाल हमारे सामने आप क्या नहीं है? तो इसको मद्देनजर रखते हुए बताइएगा कि आज जो अयाज सादिक साहब लिख रहे हैं कि इस फैसले पर अमल दरामद ना किया जाए, इसको क्या चैलेंज किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट इसको उड़ा सकती है? आपके जिस बात को जिस चीज से जाके कंपेयर करते हैं ना जी, वो मेरे नजदीक कंपैरिजन नहीं हो सकता। अच्छा। उस वक्त इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर चुका था, आपका स्पीकर असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन को प्रिजाइड करने के लिए तैयार नहीं था, और फवाद चौधरी ने आइन का आर्टिकल 4 का सहारा लेते हुए ये कहा कि जी ये मौबे वतन लोग नहीं है, और कासिम सूरी ने एक आईनी अमेंडमेंट को डिफीट दी और उठ के चला गया। तो वो तो मेरे नजदीक आइन तोड़ने के मुतरादिफ था। जो आप बात कह रहे हैं उसका इससे क्या ताल्लुक है? उस वक्त एक डिबेट ये हुई थी ना, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि डिबेट ये हुई थी कि कासिम सूरी साहब की जो डिबेट कब हो गई, जब असद स्पीकर भाग गया। नहीं, मैं पार्लियामेंट के अंदर होने की डिबेट की बात नहीं कर रहा सर, बाहर एक आम लोगों में ये डिबेट हुई थी कि जी चूंकि, और कोर्ट में भी ये नुक्ता उठा था कि स्पीकर की जो रूलिंग है उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है आईनी तौर पर और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो स्पीकर की रूलिंग इसलिए नहीं है, उसको तहफ़्फ़ुज़ हो सकता था कि वो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी। तो क्या आपने ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग करानी है जी, और जब आपने वोटिंग कराने से इनकार किया और सुप्रीम कोर्ट रात को खुला, तो उसके बाद जो है ना स्पीकर भाग गया और डिप्टी स्पीकर बैठा, और जब वो आर्टिकल 4 का सहारा लेते हुए जो फवाद चौधरी ने पेश किया था, सहारा लेते हुए उठा के पूरे जो लीगल हमारा मोशन था उसको डिफीट देकर वो घर चला गया। तो उसको इसके साथ कैसे कंपेयर तो सही है, तो बिल्कुल ठीक है। चलिए आपका नुक्ता हो गया सर। ये बताइए फिर कि आज जो स्पीकर साहब का खत है, इसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है या चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के या 8 जजेस के फैसले के एडवर्स से ये चीज हमारे सामने आई है, तो क्या इसको सुप्रीम कोर्ट टेकअप कर सकती है या नहीं? देखें, इसमें एक लीगल पॉइंट जो है, स्पीकर ने ये कहा कि चूंकि इलेक्शन एक्ट में तब्दीली हो गई है और ये जो 41 आदमी हैं इनका मामला जो है ना 39 आदमी का पीटीआई को दे दिए गए। जो 41 आदमी है जिनका पीटीआई से कोई एफिलिएशन है उसका जो क्या है, ठीक है। आप एक के अंदर चला जाए तो फिर वो दोबारा किसी दूसरी जमात के अंदर नहीं जा सकता। इसलिए मैं रिव्यू पिटिशन 3 जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उनका फैसला कर दो। रिव्यू पिटिशन में अगर वो मेंटेन करते हैं तो फिर स्पीकर को काम करना पड़ेगा, और रिव्यू पिटिशन का अगर आप चलाने के लिए तैयार नहीं है, उसकी प्रोसीडिंग के लिए आप तैयार नहीं है और आप कहते हैं नहीं जो हम कहते हैं वो कर लो, तो वो जरा मुश्किल हो जाएगा। ये पार्लियामेंट जिस तरह मुझसे कर दिया जी, ये जो हमारी जो मोहतरमा हैं जो वो ये कर रही हैं, वो अपने 3.5 साल दौर को कैसे भूल गए? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खोली हुई थी और आज तीसरे दिन एक नया ऑर्डिनेंस। आपका काम नहीं है, चलिए आपका काम नहीं है वो 3 साल याद करना। आपका काम है इस वक्त आइन को फौकियत देना और ये देखना आइन क्या कहता है। जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई, अब आप देखिए वो तरमीम आफ्टर द फैक्ट हुई, वो तरमीम इस मोटिवेटेड ही इस इशू से थी कि हमें आगे जाकर ये रिजर्व सीट्स पीटीआई के पलड़े में डालनी ना पड़ जाएं। अब देखिए अगर हम इस सब से लाताल्लुक हो जाएंगे कि जिस बदनीयती से इस पर कानून साजी की जा रही है, तो फिर आप अपने जो आपका एक सिस्टम निजाम चल रहा है और जिस तरह चल रहा है, आप उससे बेहतरी की उम्मीद नहीं रख सकते। देखिए आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट, एक वकील
किसी भी मौजू पे कर सकता है। मगर हमने देखना है कि जो कुछ बुनियादी नुक्ते होते हैं, एक बुनियादी रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं। अब आइन आपका जो है उसे फौकियत हासिल है, पार्लियामान पर भी हमारी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामान जो है खुद मुख्तार है, सॉवरेन है, मगर सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम आईने पाकिस्तान है। तो कोई भी अगर, और ये हमें तस्लीम करना पड़ा, जैसे कि आप हवाला दे रहे थे कासिम सूरी साहब की जो उस वक्त रूलिंग थी, उसका हमें तस्लीम करना पड़ा कि आईने पाकिस्तान सुप्रीम है। अगर आप उससे तजावुज करेंगे तो वो फौकियत हासिल, वो फौकियत रखता है और आइन को ही फौकियत मिलेगी। इस वक्त जो कानून साजी हो रही है मुल्क में, इस वक्त जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की नफी की जा रही है, ये सब इसका एक ही वजह है। हम जितनी भी जमातें इस वक्त हुकूमत में हैं वो तहरीक इंसाफ का मैंडेट तस्लीम नहीं करना चाहती हैं। 9 फरवरी को उन्होंने फॉर्म्स बदल के उसको रिजेक्ट किया। उसके बाद आपने एक जमात को हर कदम पे रोक कर किया, आपने उनको उनका आईनी हक नहीं दिया एहतजाज का। 21 को लाहौर में इंशाल्लाह हमारा जलसा होने जा रहा है, हमें एनओसी नहीं हासिल है, हमारा हक है। इस्लामाबाद में पुरअमन तरीके से हुआ, स्वाबी में पुरअमन तरीके से हुआ, कोई जवाब नहीं बनता। ये सब कुछ इस वक्त इस मुल्क में इसलिए हो रहा है क्योंकि इन सब के ऊपर पीटीआई और इमरान खान का खौफ तारी है, उस आदमी का जो पिछले 1.5 साल से जेल में बंद है। बिल्कुल ठीक है। चले, मैं चांडियो साहब, क्या होता उस दिन अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो कासिम सूरी साहब की रूलिंग के खिलाफ आया था उसको तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये कहकर मानने से इनकार कर देती कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर आईनी है और अपनी तशरीह ये देती कि स्पीकर की रूलिंग को जो है वो चैलेंज नहीं किया जा सकता, उनको इख्तियारात हासिल हैं और हम ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानते और हम हुकूमत नहीं छोड़ते? क्या होता फिर अगर ये इस तरह से हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे खड़ी हो जाती? मेरा बुनियादी मसला, मेरी बुनियादी बातचीत ही इसी मसले पर है कि आप जब अपने मफादात के इर्द गिर्द अपनी सियासत चलाते हैं तो मुल्क की मामलात में बहुत गलतियां कर जाते हैं। अभी ऐसा है कि सारे आपने कस्में खाई, वफाओं की, मोहब्बतों की, भाई भुट्टो साहब, बाबा बेनजीर साहबा, बिलावल साहब, ये इतनी बातें करते हैं, लेकिन अगर आपको पसंद का महकमा नहीं मिलता वजारत खारजा का तो सारे उसूल पीछे रह जाते। किस मुल्क में किस उसूल की बात करते हैं? न फर्दों में, अफरादों में उसूल की बात है, न इदारों से करवाते हैं। जो चीफ जस्टिस साहब ने किया, बंदियाल साहब ने, क्या वो उसूल थे? क्या जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट उनको रियायतें दे रही थी वो उसूल थे? जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर गिलानी साहब को खराब करते तो क्या वो उसूल थे? आप बताएं, राजा साहब के साथ जो कुछ कर रहे थे वो उसूल थे? उसूल कहां है? किस पार्टी में है? सब मफादात के इर्द गिर्द चल रहे हैं, कोई गलत बात नहीं कर। हम जो बात करते हैं, सर 2-3 दफा आपने चांडियो साहब, उमर ताबंदियाल साहब का जिक्र किया है, पार्टी हम ऐलानिया बात करते हैं। ठीक है, आपने सर 2-3 दफा बात की है उमर ताबंदियाल साहब की। आप किस चीज को उनकी रेफर कर रहे हैं? उन्होंने एक तो जो हमारे हाफजे में है, उन्होंने एक तो कहा था कि आर्टिकल 224 से 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन कराइए, एक तो ये था। इसके अलावा भी आप समझते हैं कि उन्होंने कुछ चीजें गलत की हैं? आप बंदियाल साहब के, मैं बंदियाल साहब का जाती दुश्मन हूं नहीं, उनके इलाके में रहता नहीं हूं, मुझे पता नहीं कि मैं शख्सी कोई मुखालफत कर रहा हूं। उनका जो पूरा अदालती रवैया है, क्या वो मुनसिफाना था? क्या पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का ये रवैया रखना चाहिए? हमने अगर मौजूदा चीफ जस्टिस की मैं अक्सर हिमायत करता हूं तो उनके रवैये पे की करता हूं, जहां इख्तिलाफ करने की बात है। लेकिन बंदियाल साहब ने तो ऐसा बनाया जैसा सुप्रीम कोर्ट एक जमायत की है। अब उनके लिए वेलकम करना, उनको खुशामदद करना, उनकी तारीफी जुमले कर, यार ऐसा नहीं होता है। अदलिया को हर हाल में गैर जानिबदार नजर आना चाहिए और कानून साज इदारे को वही कानून बनाना चाहिए जिसको आगे चल के कर सके। आप देखें भुट्टो साहब के मामले में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पंजाब ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन आज कोई अदालत, कोई सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को फॉलो नहीं करती। तो ये भी तो एक तमाचा है ना। आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हमारे साहब खड़े होकर कहा नहीं, हमने ज़ियाउल हक के कहने पे भुट्टो को सजा दी। जब ऐसे मिसाल होंगे अदलिया में, कैसे वकार बढ़ेगा? मजा तो तब है जब चीफ जस्टिस साहब हो, कोई भी हो, अपनी ताकत खड़े होकर कहे मैं इख्तिलाफ करता हूं, नहीं चाहिए मुझे कुर्सी।
ठीक। आप मारे मारे भागेंगे कुर्सियों के पीछे और फिर कहेंगे नहीं उसूल होने चाहिए, कोई उसूली सियासत होनी चाहिए। असदुल्ला ये साहब। उसूली सियासत है जो खान साहब ने की है, आप बताएं। जी, ये उसूली सियासत थी। ठीक है, चांदी उसूली साहब, सियासत मैं थी। जवाब दे दूं जैसे आपका। इलेक्शन खत्म मैं हुआ, जवाब दे दूं। ठीक है। मेरी बहन पर सुन ले, मौका दीजिए जैसे मैं चांदी पहले साहब, आपको बहुत चलिए, सुना। मैं आप जैसे दोनों से इलेक्शन आप खत्म दोनों हुआ, आप बिलावल साहब आप ने दोनों कहा, आप हम दोनों आपके मुझे साथ मौका हैं। दीजिए, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आ। दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आप अभी जांडियो साहब जो बात कर रहे थे, आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी, मेहरबानो साहबा आप कर दीजिए, फिर मैं जरा अगले सवाल की जानिब बढ़ता हूँ। जी जरूर। जी बहुत गुफ्तगू हुई। मैं चांडियो साहब का बहुत एहतराम करती हूँ, उन्होंने बहुत सी सख्त बातें की, बहुत अक्सर से मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ, मगर उन्होंने उमर अता बंदयाल साहब के बाद जो गुफ्तगू की, देखिए उमर अता बंदयाल साहब वो चीफ जस्टिस हैं कि जिन्होंने तहरीके इंसाफ की हुकूमत को रात के 12 बजे अदालत खोल के घर भेजा। ठीक, इस बात को तो हम सब तस्लीम करते हैं। एक उन्होंने गुड टू सी यू क्या कह दिया, ये उनके पीछे पड़ गए, इन्हें उनका तासुब नजर आने लगा। तो देखिए इस तरह की गुफ्तगू मत कीजिए। आईने पाकिस्तान जो है हमारे लिए मुकद्दम है, वो सुप्रीम है, उसको बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान को मिला, बहुत अरसे बाद मिला। वी मस्ट जेलसली गार्ड चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चलिए, पाकिस्तान। सही है। मैं जिस चीज़ का आज बार बार हवाला दिया गया कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू का और जो उन्होंने बिलावल साहब के बारे में किया है, मैं चांडियो साहब के सामने सवाल रखता हूँ कि कामरान साहब ने बिलावल साहब के आर्टिकल 8 के हवाले से जब तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि भाई आपने बिलावल साहब ये आर्टिकल 8 देखा है कि इसमें भी अमेंडमेंट हो रही है। चांडियो साहब, आर्टिकल 8 बुनियादी इंसानी हुकूक को मुअत्तल करने की हिमायत पीपल्स पार्टी कैसे कर सकती है? आखिर नहीं कर सकती, लेकिन कामरान साहब अभी मैं उनका, क्योंकि उनके साथ रहा हूं सेनेट में, मैं उनका एहतराम करता हूं। हम मौलाना साहब का भी एहतराम करते हैं, लेकिन ज़ियाउल हक के ज़माने में जो तरामीम को कबूल किया गया, पूरे आइन का काला मुंह किया गया, इन सबों ने उन तरामीम को माना और रियायतें ली। आपको पता है ज़माने में क्या क्या मिला मेंबरों को, और वो सब जमीयत उलमा इस्लाम के दोस्त भी थे। ऐसा ना अकेले की बात नहीं है। बिलावल साहब ने माजी को छोड़ दीजिए, बिलावल साहब ने ओपन बात की। किसको छोड़ दूं? माजी को छोड़ दीजिए, आज की बात कीजिए। आपकी जमात आज क्या कर रही है? आप जो कल करके आए वो कैसे भूल जाएंगे? आपने जो कल किया है, हम कस्में उठाकर मोहब्बतों और वफाओं की जो आपने कुर्सी के लिए मैं छोड़ दिया, वो दुख हम कैसे भूल जाएंगे? मेरी बहन, ऐसे ना करें। सियासत में जब आदमी बोलता है तो कई बातें सामने आ जाती है, कई आदमी दलील देता है, इसमें नहीं है। हम मौलाना साहब के खिलाफ नहीं हो सकते, मैं कामरान के खिलाफ नहीं, उसमें मेरा भाई है, लेकिन उसूल की बात है। आप अपनी गलतियों को क्यों भूल जाते हैं? लेकिन उसूल की बात तो ये भी है ना सर, उसूल की बात तो ये भी है ना। कल फारूक एश नाइक साहब ने कल शाम में ये कहा, एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा ये जो जुडिशल पैकेज आ रहा है, हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं बशमूल मेरे, किसी को नहीं पता इस पैकेज में क्या है। यानी बिलावल साहब, अगर फारूक एश नाइक को नहीं पता और मुसविदा सामने नहीं है, तो कैसे बिलावल साहब मौलाना की हिमायत मांग सकते हैं इन तमाम चीजों पर? मैं क्योंकि मैं अब वहां तो बैठा हुआ तो नहीं हूं, मैं तो हैदराबाद में बैठा हूं, जितनी मीडिया पे खबरें आती हैं सुनता हूं। लेकिन एक तो बात वाज़ेह है कि बिलावल साहब गलत बयानी करके तो नहीं बात कर रहे। जो उनके जहन में है, जो उनके दिल में है, या जो वो समझते हैं बात, उसका एतराफ करते। हम छुप छुपा के तो कोई नहीं करते, अंदर मुआहिदा और करके आए, बाहर आकर और बताए, ये हमारा उसूल, ये सियासत नहीं है। बिलावल साहब ने जो बात समझी है वो कहिए बगैर किसी घबराहट के कि मेरे पे तनकीद होगी, मेरे पे, इसकी घबराहट नहीं है। जो मजबूरी है, जो माहौल बना हुआ है, उसके मुतालिक बातें बताइए। और मैं आपको एक बात कहूं, ईमानदाराना सच्ची बात है, आप सब सुन रहे हैं, बिलावल साहब का ये जुमला भी बड़ी कीमती जुमला है कि हमारी मजबूरी है। ये कोई मामूली जुमला नहीं है। अच्छा। इस जुमले ने पूरे पाकिस्तान के सियासी अमल पे सवाल उठा दिए हैं। आप ये इस पे गौर करें, इस पे चले, पाकिस्तान की सियासत किस राह पे चल रही है, इस पे गौर करें। तो जो मैं पहले कह चुका हूं, तो छोड़ क्यों नहीं देते सर? पीएमएलएन की हिमायत छोड़ क्यों नहीं देते? क्या मजबूरी है? एग्जैक्टली किसे कह रहे हैं? हमें कह रहे हैं। जी चांडी साहब, हम जी नहीं,
जी नहीं, हम इसकी हिमायत की बात नहीं है। बात यह है कि अगर ये कोई भी जमात और खासकर पीटीआई अगर वो चाहे कि इस किस्म की सूरत हाल बन जाए कि जमहूरी अमल ही खत्म हो जाए, ये हम नहीं करने देंगे। इस मजबूरी में कर रहे हैं। हमने लाख नुकसान उठाए, भुट्टो साहब का नुकसान, बीबी का नुकसान उठाया, जमहूरी नुकसान, लेकिन हमने हिमायत की। जमहूरी निजाम चलना चाहिए, हम उसकी हिमायत करते हैं, चाहे उसकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। इंसानी हकूक की ही कीमत क्यों ना हो सर उसकी, आप ये कह रहे हैं? मैं कीमत की बात नहीं कर रहा। हमने जो जितना नुकसान उठाया है शायद ही किसी जमात ने उठाया होगा, लेकिन हम निजाम को चलाना चाहते हैं, अवाम की मुसीबतों में से जान छुड़ाना चाहते हैं। हमने खुद हमारी ये राय है, हमारा ये ईमान है, अगर मुल्क और कौम की खातिर पेशकदमी हुब्बुल वतनी है तो अवाम और कौम के खातिर 2 कदम करना पड़ेगा। पीछे हटना भी कोई नुकसान नहीं है। चलिए, बिल्कुल सही है। दुनिया के कई मोबे वतन रहनुमाओं ने ऐसे इक़दाम और मामले पर मेहरबानो साहब अगर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। उमर अता बंदयाल साहब के ज़माने में एक कानून लेकर आई थी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के नाम से हुकूमत लेकर आई, आपने उसकी बड़ी मुखालफत की थी, लेकिन फिर वक्त बदला, हालात बदले और आज ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फ़ायदा तहरीक इंसाफ को होने लगा। अब हम देख रहे हैं कि एक कमेटी है जिसमें जस्टिस मुनीब हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस काजी फैसा हैं। काजी फैसा अक़लियत में हो गए हैं, रिव्यू लगना था, लेकिन बाकी दोनों जजेस ने उसकी मुखालफत की, वो अभी तक रिव्यू फिक्स नहीं हो सका। अब हुकूमत फिर उसमें तब्दीली लाने का इरादा रखती है और हुकूमत समझती है कि चीफ जस्टिस के इख्तियार को बढ़ाया जाने की ज़रूरत है क्योंकि चीफ जस्टिस फिर अक़लियत में हो गए हैं। आज फिर क्या आप इसकी मुखालफत करते हैं या हिमायत करते हैं? देखिए, तब भी जब बतौर एक जमात मुखालफत हो रही थी तो मैं उन दोनों में, अगर आपको याद होगा, बहुत बहस और मुबाहिसा चल रहा था लीगल सर्कल्स के अंदर, क्योंकि मैं दिलचस्पी रखती हूँ तो मैं उस डिस्कशन को फॉलो कर रही थी और मैं अपने जो एक नुक्ते पे पहुंची कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है, इसके अंदर कुछ जो इस्लाहात लाई जा रही हैं वो एक्चुअली बुरी नहीं है, वो शायद हमारी अदलिया को ज़्यादा मजबूत ही करेंगी, तो मैं उसके हक में थी। मेरे ख्याल में अगर इस वक्त कानून साजी की जा रही है उसको रिवर्स करने की, जो सिर्फ 1.5 साल पहले ही इन्होंने अचीव किया, तो उसके पीछे फिर सिर्फ बदनीयती ही हो सकती है, क्योंकि ऐसा क्या बदला पाकिस्तान के अंदर कि आपको नई कानून साजी करके उस सबको रिवर्स करने की जरूरत पड़ गई। तो देखिए, अगर इस सब के ऊपर हम कानून साजी करेंगे तो मैं मौला बख्श साहब से पूछना चाहती हूँ, कौन सी कीमत अदा कर रहे हैं जी, वो कौन सी जमहूरियत को वो बचाना चाह रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो साहब की मजबूरी ये है कि वो नहीं चाहते कि जमहूरी निजाम खत्म हो, तो इर्द गिर्द देखिए, क्या इस वक्त आपको लग रहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत है, कि यहाँ पे जमहूरी निजाम पलप रहा है? आपको इस वक्त इस हुकूमत में कौन सी जमहूरी हड्डी नजर आती है? ना इनकी जमहूरी सोच है, ना इनका जमहूरी मिजाज है। और कमेंट कर दें। आपने बातें ठीक की हैं, लेकिन मैं गुजारिश करूं, हम आईनी अदालत की जो बात करते हैं वो आज नहीं कर रहे, बंदियाल साहब की वजह से नहीं कर रहे, वो मियां साहब और बीबी के जमाने में जो मुआहिदा हुआ उसमें इसका था कि हम एक अदालत बनाएंगे जो आईनी मामला चले। एक बात, दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि हम सब कुछ, जी नहीं चांदो साहब, वो जो आईनी अदालत है ना, बिल्कुल वो जो मिसाके जमहूरियत है उसका हिस्सा है, मगर उसके अंदर मेरा एक फर्क नुक्ता नजर है। देखिए, सिविल लॉ कंट्रीज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होते हैं, हम एक कॉमन लॉ ज्यूरिसडिक्शन है, पाकिस्तान में हमें जरूरत नहीं। उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में हमने जब एक 5 मेंबर बेंच को तश्कील दे दिया कि सिर्फ एक 5 मेंबर बेंच ही होगी जो कि आईनी मामलात को सुन सकती है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी अदालत की जो जरूरत है वो उससे खत्म हो गई। हमें अब इस पे बजिद नहीं होना चाहिए है कि क्योंकि हमने मिसाके जमहूरियत में लिखा था हम ये करके रहेंगे। ये मौका आपके पास पहले भी तो आया था जब आपने 18वीं तरमीम की थी, सीओडी साइन हुए हुए कुछ साल हो गए थे, उस वक्त आपके पास एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट पैदा हुआ, जमाने में क्यों नहीं ला सकते थे आईनी अदालत उस जमाने में? हाँ ठीक है, उस जमाने में हमारी जो पोजीशन है असेंबली की वो जरा देख लें, हम बहुत जितने कर सके थे वादे पूरे 18वीं तरमीम हो गई थी जमहूरियत के वो किए थे, लेकिन कई चीजें हम नहीं कर पाते थे। उसकी वजह अभी मैं नहीं कहता कि वो कौन दोस्त थे, किनके प्रेशर पे हुआ, प्रेशर भी उन्हीं का था जिनका मीसा के जमहूरियत था। मैं कुछ बात करने घबराता तो नहीं हूं, उन्हीं की अपनी मसलियतें थी, नहीं पूरा हो सका। आज फिर एक मौका आया है, अगर ये हमारे दोस्त करना चाहते हैं हम उनकी हिमायत करते हैं, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी और सुप्रीम कोर्ट का तस्वुर नहीं रखते।
हम ऐसा नहीं हाँ, नहीं होना समझते कि चाहिए। सिर्फ हम अपने चीफ जस्टिस, बिल्कुल नहीं, हमें इज्जत है इस चीफ जस्टिस के लिए, बड़ी इज्जत लेकिन है। बजाय तो इन्होंने ऐसे ही बड़ी हो रहा है। अच्छी बातें बजाय तो लिखी हैं। चांडियो साहब मगर आपने ऐसे ही हो तो- रहा है कि एक आपने तो अदालत के जस्टिस- ऊपर एक और अदालत जो कि ज्यादा बालादस्त होगी, उस अदालत के हरगिज क़याम नहीं, का सुप्रीम तस्वुर पेश कोर्ट के किया जा ऊपर रहा है। अदालत नहीं हो सकती। मगर यही तो किया जा नहीं रहा हो है सकती, चांडियो नहीं साहब। हो सकती इस वक्त सुप्रीम जो कोर्ट। मुसव्वदात हमारे सामने आया है उसके तहत अभी तो आप मेरी सुप्रीम बहन, कोर्ट अभी के सारे आप जो इख्तियार- कहेंगी, मेरी बहन, आप कच्चा जो ड्राफ्ट है। कहेंगी, जो हमारे खान साहब कहेंगे, वही आइन के मुताबिक होगा, वही कानून होगा, नहीं सर, वही देखिए, शरीयत आप- होगी, जी सर, वही खिलाफत मुझे होगी। ऐसा कानून तो नहीं हो सकता। की, मुझे आइन की बहुत इज्जत है। सही मैं है। पढ़ती भी हूँ, मगर- मुतालिया भी करती हूँ, मैं जी। वकीला से बात भी करती हूँ, मैं एकेडमिक बात नहीं करती मगर हूँ, आप सर। मेहरबानो साहब, मैं सिर्फ- आप हवाला गलत दे रही हैं ना। आप कच्चे मुसव्वदे को बुनियाद बनाकर तो इतने आर्गूमेंट नहीं दिए जा सकते। बहुत शुक्रिया आप हाँ। प्रोग्राम में शिरकत का, मेहरबानो कुरैशी साहब, चांडियो साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।